जनता पार्टी के प्रशासन ने कोई मनोहर कहानियां लिखी हैं मेहराज मलिक के खिलाफ। मोदी जी के और अमित शाह जी के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन ने, यह है उसकी कॉपी। यह मैं आपको दे। परसों मैं मेहराज मलिक के मामले में लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से अपनी आवाज उठाने के लिए जम्मू कश्मीर गया था। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जब पूरे मामले की जानकारी ली कि किस प्रकार से अवैधानिक तरीके से कानून को ताक पे रख के मेहराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है, जो हमारे एकमात्र एमएलए हैं जम्मू कश्मीर में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है और इस पूरे मामले में मेहराज मलिक के हक में आवाज उठानी है। मैं और मेरे साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी इमरान हुसैन साहब, जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, वो दोनों लोग जम्मू पहुंचते हैं। वहां हमने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। कार्यकर्ताओं का धरना था, धरने में शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेहराज मलिक के पिताजी से, उनके परिवार से मुलाकात हुई और पूरा मामला समझा। और ये पूरा मामला जब आप जानेंगे तो आपको ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पुराने जमाने की कोई उपन्यास तैयार की है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने। कोई मनोहर कहानियां लिखी हैं मेहराज मलिक के खिलाफ। मोदी जी के और अमित शाह जी के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन। यह है उसकी कॉपी। यह मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। 18 एफआईआर का जिक्र किया गया है, 18 एफआईआर का। और वो किस प्रकार के एफआईआर है? वो एफआईआर है जनता के मुद्दों को उठाने के एफआईआर। और कब के एफआईआर है? 2014 का एफआईआर, 2016 का एफआईआर, 2021 का एफआईआर, 2023 का एफआईआर, 2024 का एफआईआर। आप 10-10 साल पुराने एफआईआर, 11 साल पुराने एफआईआर को उठा के पीएसए लगा रहे हो आप एक चुने हुए विधायक के ऊपर। पीएसए का कानून लगा रहे हो। 14 की एफआईआर, 16 की एफआईआर। आपका प्रशासन घास छील रहा था। आपको याद नहीं है 11 साल तक एफआईआर? अब आपको क्योंकि मेहराज मलिक को बहुत बड़ा अपराधी सिद्ध करना है, इसलिए आपने 2014 से लेकर अब तक की सारी एफआईआर का जिक्र करके बता दिया साहब ये तो बहुत बड़े अपराधी हैं। 7-8 तो ऐसे मामले हैं जो पुलिस ने रजिस्टर किया, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की। आप पीएसए लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मेहराज मलिक पहले ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर पीएसए का कानून लगाया गया। पहले तो केजरीवाल साहब ने कहा, जब मैंने उनको पूरी जानकारी सारे मामले को समझने के बाद दी, कि सड़क से लेके संसद और सुप्रीम कोर्ट तक मेहराज मलिक के हक की लड़ाई लड़नी है और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है। नंबर 1। अब क्या दावा किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी के द्वारा, कि जम्मू कश्मीर में
बिल्कुल अमन और चैन है, चारों तरफ शांति है, कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं पहुंचा श्रीनगर, वहां भी मुझे धरना देना था, वहां मुझे प्रेस वालों से बातचीत करनी थी, वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना था, तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जिस गेस्ट हाउस में रोका गया था वहीं पे मुझे अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया आपको किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। यह है जम्मू कश्मीर की स्थिति, यह है वहां का लोकतंत्र और यह वहां का संविधान है। एक सांसद को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और बताया नहीं जा, और साथ में हमारे विधायक इमरान हुसैन भी थे, उनको बताया भी नहीं जा रहा है कि आपको क्यों रोका गया। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, कई बार सांसद रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब ये खबर सुन के मिलने के लिए गेस्ट हाउस में पहुंचे, उनसे भी नहीं मिलने दिया। हमने कहा भाई आपको बहुत ज्यादा परेशानी है कि मुझे बाहर नहीं आना, इनको तो अंदर आने दो, उनको भी अंदर नहीं आने दिया। मैं गेट पे खड़ा होकर कह रहा हूं कोई अधिकारी अंदर तो आ जाओ, मुझे बता तो दो क्या वजह है, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। कोई अधिकारी भी अंदर नहीं आ रहा। आपने मजाक बना रखा है। मुझे गेट पे खड़े होके फारूक अब्दुल्ला जी से बात करनी पड़ी, जिनकी पार्टी की वहां पे सरकार है, जिनका बेटा वहां का चीफ मिनिस्टर है। उस व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो मैं तो अपने साथ जो घटना हुई इसको देख के ही बता सकता हूं कि महराज मलिक के खिलाफ किस प्रकार से एक फर्जी, बेबुनियाद और झूठा मामला तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के द्वारा। और एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र पार्टी। जम्मू कश्मीर के अखबारों को पलट लीजिए, देख लीजिए, एकमात्र पार्टी है बीजेपी जो महराज मलिक के खिलाफ है। बाकी तमाम संगठन, तमाम लोग महराज मलिक के हक में बोल रहे हैं कि आप एक विधायक के ऊपर कैसे पीएसए जैसा कानून लगा सकते हैं, एक ऐसा कानून जिसमें लंबे समय तक जमानत नहीं होती, एक ऐसा कानून जो आतंकवादियों पे, बड़े बड़े अपराधियों पे लगाया जाता है, वो आपने एक विधायक के ऊपर लगा दिया। ये आपने किया। और क्या क्या आरोप लगाए हैं आप सुनेंगे तो हंसी आएगी। महराज मलिक फेसबुक लाइव करता है और उस फेसबुक लाइव में उनके जो 2 लाख फॉलोअर हैं वो उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। ये एफआईआर है। एफआईआर ये है कि महराज मलिक की भाषा ठीक नहीं है। तो भाषा ठीक नहीं है तो भाषा के लिए कार्रवाई होगी, पीएसए क्यों लगेगा? ऐसे ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए गए, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये मनोहर कहानियां, पुराना कोई उपन्यास जैसे लिखा जा रहा हो वैसे लिख के दे दिया। फिर एक बुरहान वानी के बारे में कोई महराज मलिक का पुराना वीडियो 5-6 साल, अभी तक उसको याद नहीं आ रहा था इन लोगों को। 5-6 साल पुराना वीडियो, उसको तोड़ मरोड़ के इधर का उधर करके उसको लेके इश्यू बनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज आपको भारतीय जनता पार्टी के सेवानिवृत्त आतंकवादियों से परिचय करा दूं। बीजेपी के रिटायर्ड टेररिस्ट जो इस वक्त और समय समय पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के पदाधिकारी हैं। मैंने सोचा वो आपको जानकारी में होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का ढोंग पीटने वाली, ढिंढोरा पीटने वाली, ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी और इसकी असलियत क्या है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनका दोहरा चरित्र कैसा है।
बात क्या करते हैं और हकीकत में क्या है, तो मैंने सोचा कुछ रिटायर्ड टेररिस्ट जो है उनकी सूची आपके सामने मैं पढ़ दूं। अब्दुल रहमान लोन है ये पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। कुपवाड़ा के 1990-91 में इन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब तुम सबसे उपयुक्त और अच्छे व्यक्ति हो, तुमको हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। अब्दुल रहमान लोन रिटायर्ड टेररिस्ट और कुपवाड़ा का भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष। फैयाज अहमद नजर, यह भी पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुमने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अब तुम बारामूला भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहोगे। जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी बारामूला डिस्ट्रिक्ट, रिटायर्ड टेररिस्ट फैयाज अहमद नजर। तीसरा नाम है अब्दुल रहमान टिकरी। यह भी अल बर्क और अल जिहाद नाम के आतंकवादी संगठनों से जुड़ा रहा है। बाद में इसने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद इसने राजनीति ज्वाइन करना चाहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुम दो संगठनों में, आतंकवादी घटनाओं में, आतंकवादी संगठनों में, तुम दो संगठनों में काम कर चुके हो, तुम हमारे लिए सबसे उपयुक्त और अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हें हम बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना रहे हैं। बांदीपुरा। अब्दुल रहमान टिकरी, रिटायर्ड टेररिस्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बंदीपुरा। आगे का नाम है अब्दुल मजीद मीर। अब्दुल मजीद मीर ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है। 1990 के दशक में इसने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया। मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो, और ये बीजेपी का काउंसलर है, वाइस चेयरमैन है। गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी का वाइस चेयरमैन, गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी। अब्दुल मजीद मीर, रिटायर्ड, प्रशिक्षण प्राप्त, पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त। बशरत मजीद मीर, इन्होंने 2001 में आतंकवाद का प्रशिक्षण पाकिस्तान से प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनको कुपवाड़ा जिले का मीडिया का हेड बना दिया। बीजेपी ने कहा तुमने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया है 2001 में, हमारे लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हो, तुमको हम डिस्ट्रिक्ट मीडिया का प्रेसिडेंट बना रहे हैं कुपवाड़ा। बशरत मजीद मीर। बहुत आराम से मैं एक एक नाम पढ़ रहा हूं। अब एक अगला नाम है गुलाम मोहिद्दीन सूफी। ये लोकली ट्रेंड मिलिटेंट है। लोकली यानी स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी है। 1990-92 के दशक में तो इस रिटायर्ड टेररिस्ट को भी बीजेपी ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट का
प्रेसिडेंट बना दिया है और राज्य की वर्किंग कमेटी का ये मेंबर है। जावेद अहमद मीर ये भी रिटायर्ड टेररिस्ट है और ये बीजेपी किसान मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है। जहूर अहमद शेख ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है और ये जिला पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ चुका है। गुलजार अहमद मलिक पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा कुपवाड़ा का प्रेसिडेंट रहा है। फारूक अहमद खान ये पाकिस्तान प्रशिक्षित 90 के दशक में पाकिस्तान प्रशिक्षित मिलिटेंट है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ चुका है। मोहम्मद अशरफ हजम अशरफ आजाद या स्थानीय स्तर पे 1993 में प्रशिक्षित मिलिटेंट है और मुस्लिम बीजेपी मेंबर्स इन कश्मीर, और ये उनकी पार्टी में है। फिर से इसका नाम पढ़ दे रहा हूं, मोहम्मद अशरफ हाजम। और एक की फोटो तो आप लोगों ने सबने देखी होगी, मैं फिर दिखा देता हूं। वो फोटो तो देश के गृह मंत्री के साथ ही आपने देखी होगी, फिर से मैं दिखा दूं। तो आज मैं चाहता हूं कि सारे मीडिया चैनल ये खबर दिखाएं और पूछें कि ये जो व्यक्ति है ये लश्कर का टेररिस्ट है, तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह जो लश्कर का टेररिस्ट रहा है, ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा में आईटी सेल का प्रमुख है और इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, किसी और के साथ नहीं, भारत के गृह मंत्री के ठीक पीछे खड़ा हुआ है। भारत के गृह मंत्री के ठीक पीछे खड़ा हुआ है। तो शायद कहीं से उनको जानकारी मिल गई होगी कि मैं ये भारतीय जनता पार्टी के रिटायर्ड टेररिस्ट की सूची देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने कल की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी और मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। ये है बीजेपी की असलियत। इनके लिए ना राष्ट्रवाद है, ना देश है। कोई भी व्यक्ति इनके पास चला जाए, मैं तो बार बार कहता हूं, सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में शामिल होना बाकी रह गया। बाकी इनको किसी से भी परहेज नहीं है, किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं और दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं, दूसरों की राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठाते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुना हुआ विधायक है मेहराज मलिक और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसकी लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी पार्टी लड़ेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप दुनिया भर में राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हो, अपने आप को सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी बताते हो। तो जो लोग पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रशिक्षण ले चुके हैं, वही सबसे उपयुक्त व्यक्ति आपको बीजेपी के लिए पदाधिकारी बनाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव का इंचार्ज बनाने के लिए दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े पदों पर रखने के लिए।
मेरा प्रश्न ये है, इसका जवाब दीजिए ना। धन्यवाद। देखिए, पहले तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट के बाद फिर आप कहीं और आगे के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई मामले में कुछ नहीं है, इसलिए इसमें जल्द न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए, इसमें अभी पहले जो काम करना होगा वो जो कमेटी है जो पीएसए के लिए निर्धारित होती है सरकार के द्वारा, मतलब एलजी प्रशासन के द्वारा, तो उसके सामने पहले आपको एक पत्र लिखना पड़ता है, एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो उसकी तैयारी चल रही है। उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया होगी। नहीं, मैंने सुना कि बहुत सारे जजेस उठ के तुरंत अपने अपने चैम्बर में चले गए और फिर वहाँ से निकल गए। तो ये तो बहुत भयावह स्थिति है कि कोर्ट को ही उड़ाने की धमकी दी जा रही है। यहाँ पर गृह मंत्री जी से मैं बार बार मांग कर चुका हूँ, सदन में भी हमारी पार्टी भी बार बार बोलती रहती है कि कानून व्यवस्था के मामले में दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हर दिन आपको तमाम ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है, बलात्कार की, हत्या की, फिरौती मांगने की, अपहरण करने की। तो इस पर रोक लगाना चाहिए। और यहाँ तो कोर्ट के अंदर हत्या हो चुकी है, कोर्ट के अंदर हत्या हो चुकी है दिल्ली में, देश की राजधानी में। तो अगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है तो निश्चित रूप से इसका पता लगाया जाना चाहिए और ये गंभीर चिंता का विषय है।